सपना लंगड़ी थी, पर फिर भी उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए सपना दिन रात पढ़ाई करती और मेहनत करती। पर सपना की इस मेहनत से उसकी दोनों भाभी काव्या और शीतल जला कर दी थी। ऐसे ही एक दिन सपना खाना खाकर अपने कमरे में पढ़ाई करने के लिए जाने लगती है और जाते हुए अपनी दोनों भाभीयों से कहती है, भाभी मेरा खाना हो गया है, मैं अपने कमरे में पढ़ाई करने जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे जा रही हो? हम दोनों इस घर की बहू हैं, ना कि तुम्हारी नौकरानी। क्या हुआ भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तुमसे क्या गलती होगी, तुम खुद एक गलती हो। और देखो, हम इस घर की बहू हैं, ना कि नौकरानी। इसलिए जितना काम हम दोनों करती हैं उतना ही काम तुम्हें भी करना होगा। आखिर तुम भी तो इस घर की बेटी हो। इसीलिए अपने कमरे में जाने से पहले तुम ये सारे बर्तन धो देना। अपनी भाभी की ऐसी बातें सुनकर सपना कुछ नहीं कहती, क्योंकि सपना एक लंगड़ी थी और कई बार उसे अपनी भाभीयों की जरूरत पड़ती थी। बस यही वजह थी कि सपना अपनी भाभीयों की तानों को चुपचाप सुन लेती। अब सपना रात के बर्तन धोकर अपने कमरे में पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद सपना के दोनों भाई अनूप और अनुराग घर आते हैं। आ गए आप? आज आपने आने में देरी कर दी। हाँ, ऑफिस में काम बहुत है, शायद मैं आने वाले 3-4 दिनों तक घर भी ना आ पाऊँ। खैर, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। यही हाल मेरे भी ऑफिस का है। ये ऑफिस वाले जितनी सैलरी नहीं देते उससे ज्यादा तो काम करवा लेते हैं, पर हम कर भी क्या सकते हैं। अब आप दोनों घर आ चुके हैं तो ऑफिस की बातें ऑफिस में ही रहने दीजिए। जल्दी से आप दोनों फ्रेश हो जाओ, हम खाना लगा देते हैं। अब अनूप और अनुराग फ्रेश होने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर काव्या और शीतल सपना को परेशान करने के लिए उसे खाना गर्म करने को कहती हैं। सपना, तुम्हारे भैया आ चुके हैं और मैं उन्हें उनके कपड़े देने जा रही हूँ। जब तक तुम खाना गर्म कर दो, और हाँ, उसके बाद आराम से पढ़ाई कर लेना। ठीक है भाभी, आप दोनों आराम से जाइए, मैं खाना गर्म कर दूंगी। अब काव्या और शीतल अपने अपने कमरे में चली जाती हैं, तो वहीं दूसरी ओर सपना खाना गर्म करने के साथ साथ अपने भाइयों के लिए खाना भी निकाल कर रख देती है। मैंने खाना भी निकाल दिया है, अब भाभी मुझे डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगी, अब मैं आराम से अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ। सपना ये सब इसलिए करती है ताकि उसकी भाभी फिर से उसे परेशान ना कर सके। कुछ देर बाद अनूप और अनुराग खाना खाने के लिए नीचे आते हैं और जब वो दोनों देखते हैं कि खाना पहले से ही निकला हुआ है, तो वो अपनी पत्नियों से कहते हैं, शीतल, तुम तो मेरे साथ थी, फिर ये खाना किसने निकाला? काव्या दीदी ने निकाला होगा, और किसने? पर काव्या मेरे साथ थी। अब तुम दोनों सच सच बताओ, क्या तुम दोनों मिलकर मेरी बहन से इतनी रात तक घर के काम करवाती हो? इस सपना की बच्ची ने ना जानबूझ के किया है, ताकि उसके भाइयों को पता चल जाए कि हम उनकी लंगड़ी बहन से कितना काम करवाते हैं। लंगड़ी के पैर नहीं है, लेकिन दिमाग बहुत तेज चलता है। आप दोनों बेकार ही नाराज हो रहे हैं, आखिर वो भी तो इस घर का हिस्सा है। क्या पता उसने हमारी बातें सुन ली हो और इसीलिए बिना कहे आप दोनों के लिए खाना निकाल दिया हो। आखिर खाना निकालना कौन सी बड़ी बात है? अगर सपना ने खाना निकाल दिया या घर का कोई काम कर दिया तो इसमें ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया? अपनी बीवियों की बातें सुनकर दोनों भाइयों का मूड खराब हो जाता है और वो दोनों बिना खाए सो जाते हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और आए दिन शीतल और काव्या अपनी लंगड़ी ननद को लेकर अपने पतियों से लड़ाइयाँ करती हैं। ऐसे ही एक दिन अनुराग सपना को उसके कॉलेज की फीस देता है। ये देखकर शीतल अनुराग से कहती है, सारा ठेका आपने लिया है अपनी लंगड़ी बहन के सपनों को पूरा करने का। अनुप जी, जेठ जी भी तो है, वो लंगड़ी बहन उनकी भी तो है। शीतल, अपनी जुबान संभाल कर बोला करो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मेरी बहन को लंगड़ी मत कहा करो। एक लंगड़ी को लंगड़ी ना कहूँ तो क्या बोलूं? और खबरदार, अगर अपनी लंगड़ी बहन के लिए मुझसे बहस भी की तो भूलिए मत, आपकी नौकरी मेरे पापा की बदौलत ही लगी है। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि आप अपने पैसे अपनी लंगड़ी बहन पर उड़ाओ। जहाँ शीतल अनुराग से कॉलेज की फीस के लिए लड़ती है, तो वहीं दूसरी ओर काव्या अनूप से इस बात के लिए लड़ती है कि अनूप अपनी बहन को खर्चा पानी क्यों देता है। अरे इस बोझ का बोझ आप कब तक संभालेंगे? इस लंगड़ी की उम्र हो चुकी है। इसे पढ़ाने लिखाने से बेहतर है कि आप इस लंगड़ी की शादी करवा दो, ताकि हमारी इस लंगड़ी से जान छूटे। काव्या, थोड़ा तो सोच समझ कर बोलो। सपना के जो सरकारी पैसे आते हैं वो हम ही तो रखते हैं।
अगर उसके पैसों में से मैं उसे कुछ पैसे दे देता हूँ तो इसमें हर्ज ही क्या है। और वो मेरी छोटी बहन है, उसका सपना मैं पूरा करूंगा और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। दोनों भाई अपनी बहन के लिए लड़ते हैं, पर अफसोस सपना अपनी भाभीियों की सारी बातें सुन लेती है और उसे इस बात को बहुत दुख होता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और समय के साथ काव्या और शीतल सपना के मुंह पर उसे लंगड़ी होने का ताना देती है। तुमने तो कसम खा ली है, अपनी दोनों भाभीियों की जान लेकर ही मानोगी। अरे खुद नहीं बोल सकती क्या अपने भाइयों को कि अब मेरी पढ़ाई लिखाई करने की उम्र नहीं है, पैसा बर्बाद मत करो। पर भाभी, मुझे सरकारी नौकरी करनी है और मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। बहुत जल्द मेरी कोई अच्छी नौकरी भी लग जाएगी। भला तुम जैसी लंगड़ी को कौन नौकरी देगा? और चलो तुम्हारी नौकरी लग भी गई तो क्या तुम अपनी सैलरी हमें दोगी? नहीं ना, फिर क्यों हम तुम्हारे पीछे बर्बाद हो? देखो, हमने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, लड़का बहुत अमीर है, इसीलिए वो जब तुम्हें देखने आए तो चुपचाप तुम उसे हाँ कर देना। अब शीतल और काव्या सपना से अपना पीछा छुड़ाने के लिए एक अपाहिज लड़के का रिश्ता सपना के लिए देखती हैं। अब लड़के वाले घर आते हैं तो सपना अपाहिज लड़के को देखकर अपनी भाभीियों को साफ शादी के लिए इनकार कर देती है। भाभी, मैं सिर्फ एक पैर से लंगड़ी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप जिससे मेरी शादी करवाओगी मैं कर लूंगी। आपने मेरी जो लड़का देखा है वो लड़का बोल भी नहीं सकता और ना ही सुन सकता है, ना देख सकता है। ऐसे इंसान से भला मैं कैसे शादी कर लूं? ये बात बोल भी कौन रहा है जब खुद अपाहिज है। इंसान एक पैर से लंगड़ा हो या दोनों पैर से, वो अपाहिज ही होता है। काव्या सपना के साथ बदतमीजी कर ही रही होती है कि तभी वहाँ अनूप और अनुराग आ जाते हैं और काव्या की ऐसी बातें सुनकर अनूप काव्या को एक जोरदार तमाचा मारता है और अपने घर आए सभी मेहमानों को उनके घर वापस जाने को कहता है। और मेहमान के जाने के बाद अनूप और अनुराग अपनी बीवियों से कहते हैं, तुम होती कौन हो मेरी बहन की जिंदगी का फैसला करने वाली? जानती भी हो मेरी बहन लंगड़ी कैसे हुई? हम दोनों भाइयों को बचाने की वजह से। आज तुम दोनों को अपने जिस पति पर घमंड दिख रहा है ना, उसकी जान तुम्हारी उसी लंगड़ी नंद ने बचाई है जिसे तुम आज ताने दे रही हो। आज से कुछ साल पहले जब हम छोटे थे, हम दोनों भाई रोड पर खेल रहे थे। सामने से गाड़ी आ रही थी पर हम दोनों भाई वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। बस हम दोनों को बहन बचाने के लिए बीच में आ गई और उसने इस एक्सीडेंट में अपना पैर खो दिया। जिस बहन ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, तुम चाहती हो कि हम उसी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दें? जब काव्या और शीतल को सपना के इस बलिदान के बारे में पता चलता है तो उन दोनों को अपनी गलतियों का एहसास होता है, जिसके बाद वो दोनों अपनी भूल को सुधारने के लिए अपनी लंगड़ी ननंद का साथ देती हैं और उसके सपनों को पूरा करने में उसकी मदद करती है। आस्था घर में सुबह सुबह पहले उठकर घर का सारा काम खत्म करके पूजा करती है और अपनी सास नीलम के कमरे में जाकर उन्हें चाय देने लगती है कि तभी आस्था का पति रमेश आवाज देते हुए आस्था से बोलता है, अरे आस्था कहाँ चली गई? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है मानो जैसे मेरा सर फट जाएगा। रमेश की आवाज सुनकर आस्था अपने पति को आवाज देती हुई बोलती है, हाँ रमेश जी, मैं बस थोड़ी देर में आई। अच्छा, तो आज भी उसके सर में दर्द हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये रात में फिर से नशा करके आया था। सही कहा माँ जी आपने। अब तो मैं इनसे परेशान हो चुकी हूँ। अभी रोज नशा करके आने लगे हैं और घर आकर मुझसे लड़ाई करते हैं कि मैं सारा दिन करती ही क्या हूँ, मैं उनके साथ पार्टीज में क्यों नहीं जाती। क्या बोलता है मेरा नालायक बेटा तुझसे? माँ जी आप ही बताइए, घर में इतना सारा काम पड़ा रहता है, मैं रात को तैयार होकर आपको घर में अकेला छोड़कर उनके साथ पार्टी में कैसे जाऊँ? और अगर कभी मैं उनके साथ पार्टी में चली भी जाती हूँ तो मुझे वहाँ जाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये तो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने लगते हैं और मैं वहाँ अकेले बोर हो जाती हूँ। और फिर मैं तो जॉब भी करती हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम खत्म करके बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए जाना होता है। अब ऐसे में इतना सब कुछ कैसे मैनेज करूंगी? बहू, ये सब ना तुझे मुझे पहले बताना था। खैर ये सब छोड़ अभी, और तू जाके उस नालायक को नींबू पानी दे दे ताकि उसका कल रात वाला नशा उतर जाए। अब आस्था वहाँ से किचन में जाकर रमेश के लिए नींबू पानी बनाती है और उसे दे देती है, जिसके बाद नीलम रमेश के लिए और अपने लिए लंच बनाने लगती है। तभी रमेश तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आता है और डाइनिंग टेबल पर खाना ना देखकर आस्था के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, आस्था, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ और अब तक तुमने नाश्ता नहीं बनाया।
यार तुम्हारा रोज का हो गया है। तुम्हारी वजह से मैं रोज ऑफिस में लेट हो जाता हूँ। अभी मैं नाश्ता करूंगा, फिर तुम्हें पहले स्कूल छोड़ूंगा, उसके बाद मैं खुद ऑफिस जाऊंगा। यार मुझे तो समझ नहीं आता, बच्चों को पढ़ाने के अलावा तुम और करती ही क्या हो? मैं क्या करती हूँ आप ये पूछ रहे हैं? अरे आप क्या करते हैं? आराम से ऑफिस जाते हैं, काम करके रात को पार्टी में चले जाते हैं और नशे की हालत में घर आकर मुझसे लड़ाई करते हैं और फिर आपकी सुबह होती है, फिर कलेश करके आप काम पर निकल जाते हैं। मुझे घर के साथ साथ स्कूल भी जाना होता है, मैं भी काम करती हूँ, आपकी तरह नशे में नहीं रहती। अगर ऐसा है तो मुझे नहीं चाहिए लंच, मैं जा रहा हूँ ऑफिस और तुम अकेले अपने स्कूल चली जाना। और रही घर के कामों की बात, तो घर में काम ही कितना होता है, 2-4 बर्तन और कुछ कपड़े। इस तरह से रमेश आस्था से लड़ाई करके ऑफिस के लिए चला जाता है और आस्था भी गुस्से में स्कूल चली जाती है। दोपहर को जब आस्था स्कूल से घर आती है तो वो बहुत दुखी होती है, जिसके बाद नीलम आस्था के पास जाती है और उससे बोलती है, बहू, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आने दो इस निठल्ले को आज। जब ये तेरी तरह ऑफिस और घर दोनों संभालेगा ना, तब पता चलेगा इसे कि तू क्या क्या करती है घर पर। अब इसी तरह से रात हो जाती है और रात को जब रमेश घर आता है तो वो देखता है कि पूरा घर सजा हुआ है। घर के अंदर डीजे का पूरा प्रबंध किया हुआ है। ये सब देख रमेश बड़ा हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी माँ और अपनी बीवी को डाइनिंग टेबल पर देखता है। उन दोनों के हाथ में शराब की बोतल होती है और वो दोनों नशे की हालत में झूमते हुए बात कर रही होती हैं। 4 बोतल वोडका का मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका। अब मेरी बारी बहू, मैं हूँ शराबी, ये बोतल शराबी, जितनी भी पी लो होती है खराबी। अरे वाह सासू माँ, आपने तो मुझे भी फेल कर दिया। दोनों सास बहू को नशे में देख रमेश की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो उन दोनों के पास जाकर बोलता है, माँ, आस्था, ये सब कुछ क्या है? तुम दोनों ने ड्रिंक की है? हमने तो शराब पी है, थोड़ी नहीं बे। चुप करो आप दोनों और चुपचाप से अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैं तुम दोनों को बर्दाश्त नहीं कर सकता नशे की हालत में। इतना बोलकर रमेश सबसे पहले अपनी माँ को कमरे में ले जाता है और उसके बाद वो आस्था के पास जाने लगता है, लेकिन आस्था नशे की हालत में नाच रही होती है। ये देख रमेश बहुत परेशान हो जाता है और उसे पकड़कर अपने कमरे में ले आता है। तभी उसकी माँ अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। अब इसी तरह से उन दोनों को सुलाते सुलाते रात के 2 बज जाते हैं और रमेश बहुत ज्यादा थक जाता है। आज रमेश ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसे भूख भी बहुत तेज लग रही थी और वो खाने के लिए किचन में जाता है। शायद रसोई में कुछ खाने को मिल जाए। इन नशेड़ी सास बहू ने तो मेरा सारा नशा ही उतार दिया। किचन में जाने के बाद रमेश को कुछ खाने को नहीं मिलता और वो भूख से सो जाता है और सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो सुबह के 10 बज चुके थे और अब तक उसकी माँ और बीवी सो रही होती है। ये देख रमेश आस्था को उठाते हुए उससे बोलता है, आस्था, उठो ना, देखो सुबह के 10 बज चुके हैं, मैं ऑफिस के लिए लेट हो चुका हूँ। अब जल्दी से मेरा नाश्ता बना दो। मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, बहुत भारी भारी लग रहा है सर। आप पहले मेरे लिए 1 गिलास नींबू पानी बनाकर ला दीजिए। किसने कहा था इन दोनों सास बहू को नशेड़ी बनने के लिए? अब मैं क्या करूँ? इतना बोलकर रमेश गुस्से में उठता है और किचन में जाकर काम करने लगता है और नाश्ता बनाते बनाते उसे 12 बज जाते हैं। इस वजह से वो ऑफिस नहीं जा पाता और पूरा दिन इसी तरह से निकल जाता है और रमेश अपना मूड ठीक करने के लिए कुछ देर के लिए घर से बाहर निकलता है और शाम को जब वह घर वापस आता है तो एक बार फिर से दोनों सास बहू को नशे में देखता है। ये देख रमेश का गुस्सा बढ़ जाता है और वो उन दोनों को संभालते हुए खुद से बोलता है, इन दोनों नशेड़ी सास बहू ने मुझे परेशान करके छोड़ दिया है। मैं घर का काम देखूं, इन दोनों को संभालूं या फिर ऑफिस जाऊं। मैं 2 दिन से ऑफिस नहीं गया। भगवान का शुक्र है कि कल संडे है। आने दो इन दोनों को होश में, इन्हें तो मैं कल बताऊंगा। इतना बोलकर रमेश सो जाता है और अगली सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि आस्था और नीलम घर पर नहीं है। तभी सुबह सुबह कुछ मेहमान रमेश के घर आ जाते हैं और अपना बिखरा हुआ घर देखकर रमेश फटाफट अपने पूरे घर को ठीक करता है और मेहमानों के लिए चाय बना कर लाता है। कुछ देर बाद मेहमान भी अपने घर वापस चले जाते हैं
और थोड़ी देर बाद आस्था और नीलम भी घर आ जाती है, जिसके बाद रमेश उन दोनों के सामने हाथ जोड़कर उन दोनों से बोलता है। माँ, आस्था, मैं आज आप दोनों के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। प्लीज ये नशे की चीज आप दोनों के लिए नहीं है। जब से आप दोनों नशेड़ी बनी है, मेरी वाट लग चुकी है। मैं घर के काम से ही नहीं निकल पा रहा जो मैं ऑफिस का काम कर सकूं। ऐसे में मेरी नौकरी चली जाएगी। मुझे समझ नहीं आता मैं अकेले क्या क्या करूं। पता नहीं आस्था, इतनी आसानी से तुम सब कुछ कैसे कर लेती हो। हम तो तुझे सबक सिखाना चाहते थे बेटा, इसीलिए हम दोनों सास बहू ने नशेड़ी होने का नाटक किया। और आज हम दोनों को बहुत अच्छा लग रहा है कि तुझे अब समझ आ चुका है कि आस्था घर परिवार ऑफिस सब कुछ कितने अच्छे से मैनेज करती है। और हाँ बेटा, अब मुझे तुझसे यही उम्मीद है कि तू अब से नशे में घर नहीं आया करेगा और मेरी प्यारी बहू से लड़ाई भी नहीं करेगा। आई एम सॉरी आस्था, मुझसे गलती हो गई। अब से ये गलती दोबारा नहीं होगी। अब आस्था और नीलम नशेड़ी होने का नाटक छोड़ देती हैं, जिसके बाद रमेश भी ड्रिंक करना छोड़ देता है और आस्था से लड़ना भी। चूचू चिड़िया की कहानी। सुंदरबन जंगल में चिंकी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी। चिंकी चिड़िया एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करती थी। काम के सिलसिले में चिंकी चिड़िया को अक्सर घर से बाहर रहना पड़ता था, इसीलिए वो अपने घर की देखरेख करने के लिए अपनी छोटी बहन लाडो तोती को अपने घर बुला लेती है। लाडो तोती भी बेहद खूबसूरत और एक पढ़ी लिखी पक्षी थी। एक दिन चिंकी चिड़िया शहर से अपने घर वापस लौटती है। वो अपनी बहन लाडो तोती और अपने पति कालू कौवे को एक साथ देख लेती है। अपनी बहन और अपने पति को एक साथ देखकर चिंकी का तो पारा हाई हो जाता है और वो गुस्से से कहती है, ये सब क्या हो रहा है? चिंकी, तुम तो कल आने वाली थी ना? क्यों? कोई दिक्कत हो गई मेरे आ जाने से? अरे दीदी, आप ये कैसी बेकार की बातें कर रही हैं? तू चुप कर। बहुत हो गई तुम दोनों की बहानेबाजी। मैं अचानक से आज घर आ गई तो मुझे तुम्हारी काली करतूतों के बारे में पता चल गया, वरना मेरे पीठ पीछे तुम दोनों ये सब करते हो। और तू लाडो, मैंने तुझे घर की देखरेख करने के लिए बुलाया था, ना कि मेरे पति के साथ रंगरलियां मनाने के लिए। यार चिंकी, तुम जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसा है? तुम दोनों ही समझा दो ना। मेरी आंखें जो देख रही हैं, क्या ये सब कुछ झूठ है? कब से चल रहा है तुम दोनों का ये ड्रामा? सच सच बताओ। अरे दीदी, आप इतनी पढ़ी लिखी होकर कैसी बातें कर रही हैं? थोड़ा तो भरोसा रखिए जीजू पर। मुझे इन पर तो भरोसा है, लेकिन अब तुझ पर नहीं। अच्छा तो ठीक है, मैं आज इस घर से चली जाती हूँ, तब तो आपको सुकून मिल जाएगा ना? नहीं, तुझको कहीं जाने की जरूरत नहीं। वैसे भी माँ पिताजी तो अब रहे नहीं, तेरी देखभाल तो अब मुझे ही करनी होगी ना। आई एम सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं आपको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है, और तेरे लिए भी यही बेहतर होगा। इस दिन के बाद से चिंकी चिड़िया वर्क फ्रॉम होम करने लगती है और अब चिंकी के दिमाग में शक का कीड़ा भी दौड़ने लगता है। वो अपने पति और बहन की हर एक छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखने लगती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन चिंकी चिड़िया रसोई में खाना बना रही होती है। तब वो खाना बनाते बनाते सोचती है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये दोनों आपस में खिचड़ी पकाते रहेंगे और मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। अगले दिन लाडो तोती अपनी जीजू कालू से कहती है, जीजू, कुछ दिनों से मेरा सर काफी ज्यादा चकरा रहा है, कुछ खाने का मन नहीं करता, बस उल्टियां हो रही है, प्लीज आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए ना। ठीक है लाडो, तुम रुको, ठीक है लाडो, हम शाम को ही डॉक्टर के पास चलते हैं। तुम ये बात अपनी दीदी चिंकी को मत बताना। कालू कौवे और लाडो चिड़िया की बात सुनकर चिंकी को ऐसा लगता है कि लाडो तोती प्रेग्नेंट है। चिंकी सारी बातें सुनकर लाडो तोती को जाकर एक जोरदार तमाचा मारते हुए कहती है, करम जोली करमोही, ये दिन देखने के लिए मैंने तुझे अपने घर में रखा था, तूने पूरे जंगल में हमारी नाक कटवा कर रख दी। जंगल में किसी को पता चलेगा कि मेरी कुंवारी बहन प्रेग्नेंट है तो सभी पक्षी क्या कहेंगे? हाँ दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। हाँ चिंकी, लाडो तोती बिल्कुल सही कह रही है, ऐसा मेरे और लाडो के बीच कुछ भी नहीं है। लाडो तो बस नॉर्मली उसकी तबीयत खराब हो रही है।
तो चुप रहिए जी। पहले तो मुझे आप पर यकीन था, लेकिन अब वो भी नहीं रहा। जब ऐसा कुछ भी नहीं तो आप मुझे इसका मतलब बताइए। ये बताने से आप मना क्यों कर रहे हैं कि इसको उल्टियाँ क्यों हो रही है, क्यों इसका सर चकरा रहा है? इसका तो मतलब यही हुआ ना कि ये पेट से है। हाँ, इतना बोलकर चिंकी चिड़िया लाडो तोती को अपने साथ डॉक्टर बबली कबूतरी के पास ले जाती है। डॉक्टर बबली कबूतरी लाडो तोती का चेकअप करने के बाद चिंकी चिड़िया को बताती हैं, देखिए चिंकी जी, वीकनेस के कारण लाडो तोती को चक्कर आना और उल्टी आना जैसी इस तरह की शिकायत हो रही है। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है, आप ये दवाइयाँ इनको दे दीजिए। कुछ दिनों में लाडो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर बबली कबूतरी की बात सुनकर चिंकी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है कि लाडो तोती से माफी मांगती है। लाडो, मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुझे इतना घटिया बोला और इतना घटिया इल्जाम तुझ पर लगाया। कोई बात नहीं दीदी, कम से कम आपका शक तो दूर हो गया। आपको तो ये तो क्लियर हुआ ना कि जीजू और मेरे बीच में अब कुछ नहीं है। उसके बाद दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगाती हैं और फिर सब एक साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, क्या आपको पता है चिंकी चिड़िया की छोटी बहन का नाम क्या था? अगर आपको पता है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।